दोस्तों, अगर दो अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता बार बार मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कोई बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कोई बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट होने जा रहा है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी के नजदीकी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आजकल नायडू बाबू के बहुत करीब हो रहे हैं। दोनों नेताओं में, नायडू और रेवंत रेड्डी में बार बार मुलाकात हो रही है। ये मुलाकातें विदेश में हो रही हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो कुर्सी पर बैसाखियों के सारे टिके हुए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लगी हुई है। और उसी बैसाखी के सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर देश के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। दोस्तों, अब देखिए किस तरह से चंद्रबाबू नायडू को लेकर बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के आदमी से अंदर ही अंदर छुपकर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार मीटिंग विदेशों के अंदर होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, किस तरह से यहां पर वक्त का इंतजार किया जा रहा है। वहीं पर मोदी की कुर्सी की सीधे तौर पर डिमांड कर दी गई है नायडू की तरफ से। जी हां, तेलुगु मीडिया के अंदर काफी हलचल मची हुई है। यानी कि मोदी जी की जगह पर चंद्रबाबू नायडू को बिठाला जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं दीपक शर्मा, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर दो अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता बार बार मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कोई बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कोई बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट होने जा रहा है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी के नजदीकी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आजकल नायडू बाबू के बहुत करीब हो रहे हैं। दोनों नेताओं में, नायडू और रेवंत रेड्डी में बार बार मुलाकात हो रही है। ये मुलाकातें विदेश में हो रही हैं, ज्यूरिच में हो रही हैं। ये मुलाकातें दिल्ली में हो रही हैं। दोनों की मुलाकातें अपने प्रदेश में हो रही हैं। और इंपॉर्टेंट बात, अहम बात यह है कि ये जो मुलाकातें हैं ये सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन तक सीमित नहीं है। दरअसल मामला उपराष्ट्रपति चुनाव से भी ज्यादा बड़ा है और ये आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले मैं चाहूंगा कि दो बातें जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं इस पर जरा गौर करिएगा। दोनों ही बातें, दोनों ही पॉइंट्स नायडू बाबू से जुड़े हुए हैं और अगर आप गौर करेंगे तो कहानी एकदम क्लियर होगी। नंबर एक, नायडू बाबू ने कुछ दिन पहले अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने कोर कमेटी के साथ एक बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि हमें नवंबर तक शांत रहना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है। यानी एनडीए की सरकार पर, मोदी पर, शाह पर हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, चुप रहना है। अब इसका मतलब यह था कि नवंबर तक हम बिहार का जरा मिजाज देखें, बिहार का नतीजा देखें। अगर बिहार में जेडीयू हारती है, एनडीए हारती है, नीतीश बाबू कुर्सी से उतरते हैं, जेडीयू कमजोर होती है और मोदी पे प्रेशर और बढ़ता है, एनडीए पर प्रेशर और आता है, तो हम फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। ये बातें नायडू बाबू ने अपने पार्टी की इंटरनल मीटिंग में कही। समझने की कोशिश करिए। पॉइंट नंबर 2, इस पर भी गौर करिएगा। सबसे ताजा डेवलपमेंट है, 1 सितंबर को यानी 24 घंटे पहले नायडू बाबू ने 30 साल राजनीति के पूरे किए और इस राजनीतिक सफर में वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे और 1996 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जब दिल्ली में बन रही थी तो उन्हें प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया था, जो उन्होंने उस वक्त स्वीकार नहीं किया था। यानी प्रधानमंत्री बनने के बहुत करीब थे, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और अब उनका जो बेटा है नारा लोकेश, ऐसा कहा जा रहा है कि अब उनको सिंहासन सौंपना चाहते हैं नायडू बाबू। 75 साल की उम्र है और चर्चा हो रही है ये जो 30 साल का सफर पूरा हुआ, इस पर नायडू बाबू के जो करीबी पत्रकार हैं, जो तेलुगु चैनल हैं सरकार के करीब, वहां पर हर चैनल पे डिस्कशन हो रहा था कि क्या नायडू बाबू अगले पीएम हो सकते हैं। जी हां, मैं नहीं कह रहा हूं, तेलुगु मीडिया कह रही है, तेलुगु मीडिया डिस्कस कर रही है। क्या नायडू बाबू आगे चलकर मोदी को रिप्लेस कर सकते हैं? ये डिस्कशन का टॉपिक है तेलुगु मीडिया में।
अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष, जिसमें ममता बनर्जी भी हैं, उसमें शरद पवार भी हैं, उसमें स्टालिन भी हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, तेजस्वी हैं, अखिलेश हैं, हेमंत सोरेन हैं और राहुल गांधी तो हैं ही। ये सारा का सारा विपक्ष, जिसमें लेफ्ट, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना जैसी पार्टी, उद्धव ठाकरे जैसी पार्टी भी, सब के सब जो पिछले कुछ दिनों से मीटिंग कर रहे हैं, संसद ठप कर रखी है, एक ही मकसद है, मोदी को किसी तरह से कुर्सी से हटाना। क्योंकि मोदी आज की स्थिति में बैसाखियों पर है, अल्पमत में 240 से बीजेपी की संख्या बढ़ नहीं रही तमाम कोशिशों के बावजूद, और हर तरफ से घिरते जा रहे हैं। तो विपक्ष को लगता है यही समय है, सही समय। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। सवाल यह है कि बिना नायडू बाबू को इधर से उधर किए विपक्ष चाहे कुछ कर ले, मोदी को कुर्सी से नहीं हटा सकता। और एक बार अगर नायडू इधर से उधर आए तो मोदी को एक दिन में हटाया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोकसभा की गणित कह रही है, और आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों लोकसभा की जो संख्या बल है, जो नंबर है, जो गिनती है, जिस पर मोदी जी खड़े हुए हैं, हालांकि बैसाखियों पर खड़े हैं, उसमें एक खेल और है, और वो खेल ये है कि सिर्फ और सिर्फ किंग मेकर नायडू बाबू के अकेले दम पर कुछ होने वाला नहीं, उसको अमित शाह मैनेज कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि जो कैलकुलेशन नायडू बाबू भी कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, हम और आप भी कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन ये कहता है कि नायडू बाबू को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, और इसीलिए वो नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नवंबर में जिस तरह के सर्वेज आ रहे हैं, जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रही हैं बिहार से, वहां पर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की पारी समाप्त हो रही है, एनडीए के हाथ से सत्ता जा रही है, राहुल गांधी, तेजस्वी महागठबंधन ये सरकार बना सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार गद्दी से उतरेंगे तो जेडीयू वीक हो सकती, टूट सकती है, और इसी का इंतजार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप संख्या देखें, 293 की संख्या है इस वक्त मोदी जी के पास, जिसमें 240 बीजेपी के हैं। अगर इसमें नायडू बाबू के 16 सांसद हम लेते हैं और उनको घटाते हैं तो भी 277 हैं मोदी जी के पास, 272 के बहुमत से 5 ज़्यादा। यानी नायडू बाबू से अकेले काम नहीं होगा। इसमें चिराग पासवान को या तो लाया जाए, या फिर जयंत चौधरी को लाया जाए, या जेडीयू टूटे। जेडीयू अगर स्प्लिट करती है तो एक खेल हो सकता है। और जिस तरह की खबरें मुझे मिल रही हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा, चिराग पासवान नाराज हैं, वो चिराग पासवान जिनकी पार्टी तोड़ दी थी अमित शाह ने। नाराज जयंत चौधरी हैं, क्योंकि जयंत चौधरी की जो राजनीति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां जाट और मुस्लिम के बगैर सीटें आती नहीं है, इसलिए जयंत चौधरी चरण सिंह के टाइम से समाजवादियों के साथ ज्यादा सहज हैं। तो जयंत चौधरी भी अगर उनको बड़ा ऑफर मिला, छोटा मंत्रालय अगर बड़ा मंत्रालय मिला, चिराग पासवान को बड़ा मंत्रालय मिला, तो खेल कभी भी हो सकता है। और अगर चिराग पासवान या जयंत चौधरी या फिर 12 में से अगर 8 भी आ जाएं जेडीयू के, तो सोचिए क्या संख्या होती। अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तब संख्या होती है 293 से अगर हमने 16 माइनस किए 277 है। लेकिन अगर इसमें मैंने चिराग पासवान के 5 सांसद जोड़े, जयंत चौधरी के 2 जोड़ दिए, या 7-8 सांसद मैंने जेडीयू के जोड़ दिए, तो संख्या आती है 262। और आप कहेंगे कि मैंने पवन कल्याण को क्यों नहीं जोड़ा, जिनके पास 2 सांसद है। मैंने इसमें शिंदे को क्यों नहीं जोड़ा, जिनके पास 7 सांसद हैं। शिंदे को इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि शिंदे को उद्धव ठाकरे किसी कीमत पर आने नहीं देंगे। तो सवाल है कि अगर बिहार में किसी तरह से सत्ता जाती है, जेडीयू कमजोर होती है, ये मौका है जब नायडू बाबू पहल करेंगे। और इसीलिए उन्होंने अपनी इंटरनल मीटिंग में कहा कि लेट्स वेट फॉर नवंबर तक रुकिए आप लोग, उसके बाद हम पुनर्विचार करेंगे। उसकी गणित ही सिर्फ ये कि चिराग पासवान नाराज हैं, जयंत चौधरी खुश नहीं है, जेडीयू टूट के कगार पर है, और नीतीश बाबू तैयार हैं, 4 बार के सीएम अब पीएम बनना चाहते, वो गलती नहीं करना चाहते जो उन्होंने 1996 में की थी। अब दोस्तों जो कैलकुलेशन जो मैंने आपके सामने रखा, वही कैलकुलेशन, वही गणित रेवंत रेड्डी भी लगा रहे हैं नायडू बाबू के साथ बैठ के, वही गणित टीम राहुल गांधी भी लगा रही, उसी गणित के आसपास शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, स्टालिन हैं, ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल जो इंडिया अलायंस से बाहर हो चुके हैं वो भी हैं।
उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये बिल्कुल नहीं है कि नायडू बाबू को सब के सब ऑब्लाइज करना चाहते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नायडू बाबू पर कोई मेहरबान नहीं है। भले ही जो इंडिया अलायंस है उसकी आइडियोलॉजी नायडू बाबू की पार्टी की आइडियोलॉजी से मेल खाती है, लेकिन नायडू बाबू को कोई ऑब्लाइज करने नहीं जा रहा। इस गलतफहमी मत रहिएगा। मकसद जो है वो नायडू को प्राइम मिनिस्टर बनाना नहीं है। मकसद जो है विपक्ष का वो मोदी जी को कुर्सी से हटाना है। मोदी को हटाना मकसद है, नायडू को पीएम बनाना नहीं है। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि नायडू बाबू से पर्दे के पीछे जो भी लोग मिल रहे हैं, चाहे रेवंत रेड्डी हो, राहुल गांधी के दूत कह लीजिए, या फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन कह लीजिए, या फिर उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार, जो भी लोग हैं जो नायडू बाबू से मिल रहे हैं, क्या एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है? एक बड़े ऑपरेशन का इंतजार है? और क्या ये सारा का सारा जो आप खेल देख रहे हैं ये नवंबर के बाद शुरू हो सकता है? क्योंकि नवंबर में बिहार से जो नतीजे आने वाले हैं वो हो सकता है मोदी और शाह या बीजेपी के लिए माफिक ना हो। तो होने क्या जा रहा है? ऐसा सवाल जो शायद नायडू और कांग्रेस पर ज़्यादा फोकस है आज की तारीख में, और इसलिए मैंने राजशेखर राव साहब को बुलाया है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजनीति पर गहरी नज़र रखते हैं, पकड़ रखते हैं। राव साहब को सुनिए, हिंदी बोलते हैं, दक्षिण भारतीय लेकिन हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं, उनको सुनिए। और साथ में उमाकांत जी को सुनिए, क्योंकि उमाकांत जी 1996 में जब किसी तरह से नायडू के हाथ से प्रधानमंत्री का पद चला गया था, बनते बनते वो रह गए थे, वो यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर होकर रह गए। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू इस वक्त रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का 30 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि वो अपने बेटे को सारा कार्यकाल नारा लोकेश को सौंपना चाहते हैं। एक तरफ तेलुगु मीडिया के अंदर ये बातचीत चल रही है, क्या मोदी जी के बाद चंद्रबाबू नायडू, ऐसा हम लोग नहीं कह रहे, तेलुगु मीडिया के अंदर ये डिस्कस चल रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं पर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सही वक्त सही मौके के तलाश की जा रही है? जिस तरह से दीपक शर्मा कह रहे हैं कि थोड़ा सा पुश चाहिए उनको, थोड़ा सा पुश अगर जो है नायडू को मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो मोदी से अपनी बैसाखी खींच लेंगे और एक दिन के अंदर मोदी जी सत्ता से बाहर आ जाएंगे। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।